हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा आर्टिकल नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमने फिजिक्स के बारे में बेसिक चीज़ें जो है आपको बता दी जितनी काम की थी। आज हम अपना सेकंड आर्टिकल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़। आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। दोज क्वांटिटीज़ which are used to explain the laws of nature। हमारी जो प्रकृति है बेटा, इसके अपने कुछ नियम होते हैं। हर चीज़ का अपने एक नियम होता है। जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। धरती के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। धरती अपनी एक्सिस के अबाउट घूमती है। धरती 24 घंटे में अपनी ही एक्सिस पे एक चक्कर पूरा लगा लेती है। जैसे धरती सूर्य के चारों ओर घूमने में 1 साल लगा लेती है। पहले दिन होगा, फिर रात होगी, फिर दिन होगा, फिर रात होगी। कभी आपने नोट किया होगा, पहले गर्मियाँ चल रही हैं, फिर सर्दियाँ आएंगी। अब गर्मियों के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों के बाद फिर गर्मी आएंगी, गर्मियों के बाद फिर बरसात आएगी, बरसात के बाद फिर सर्दियाँ आएंगी। तो ये प्रकृति के अपने नियम हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति के नियमों को समझने के लिए हमें जिन क्वांटिटीज़ की आवश्यकता पड़ती है, उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ नेचर। और मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो दोज क्वांटिटीज़, जिन क्वांटिटीज़ की सहायता से हम फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, इनकी एक ख़ास बात होती है। ख़ास बात क्या होती है बेटा? कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापा जा सकता है। और जो हम प्रकृति में जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हमें ये पता होता है कि आज बारिश होगी, तो उसके लिए बारिश होने का अनुमान लगाने के लिए हमें कुछ मेज़रमेंट करने पड़ते हैं कि मान लो ह्यूमिडिटी कितनी है, उमस कितनी है। आपने देखा होगा ना, जैसे उमस, जिस दिन उमस महसूस होती है तो उस दिन बारिश के चांसेस होते हैं। बरसातों में अभी आने वाला है, जुलाई अगस्त में आपको महसूस होगा। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्या, इनके साथ क्या बात होती है अच्छी, कि हम इनको मेज़र करते हैं और इनको मेज़र करके ही हम नेचर को समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि 2 लोग दौड़ रहे हैं, एक तेज़ दौड़ रहा है, एक धीरे दौड़ रहा है, तो इस बात का अंतर आप कैसे स्पष्ट करोगे? तो ये करने के लिए आपको स्पीड बतानी पड़ेगी कि भाई मान लो राम तेज़ दौड़ रहा है श्याम से, तो राम की स्पीड ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए उसकी स्पीड बतानी पड़ेगी कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। और स्पीड बताने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि उसने कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस, कितने टाइम में कवर करी। तो हम बेसिकली हमें बात क्या समझ में आई कि प्रकृति के नियमों को पढ़ने के लिए या प्रकृति में होने वाली घटनाओं को पढ़ने के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और हम उन क्वांटिटीज़ का क्या करते हैं? मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी सहायता से हम फिज़िक्स की पढ़ाई करते हैं, नेचर को समझते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, पोटेंशियल। हम पोटेंशियल मेज़र नहीं कर सकते। हम जो मेज़र करते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी पोटेंशियल को फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हमें फ़िज़िक्स को पढ़ने में हमारी सहायता करता है, और जो चीज़ें फ़िज़िक्स पढ़ने में हमारी सहायता करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली इसमें भी हम बेटा आगे चल के देखेंगे कि हम डिफरेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जो फिजिक्स को पढ़ने में हमारी सहायता कर रही है उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़। और इनके साथ एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि इन क्वांटिटीज़ को किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस या किसी न किसी तरीके से द्वारा इनको नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक। फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, स्पीड हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब क्या है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, ये सब फोर्स, चार्ज, वर्क, पावर, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब जिनकी सहायता से हम अपने आसपास के नेचर को समझते हैं। ठीक। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, on the basis of dependency, these are of two types। डिपेंडेंसी के बेस पे ये दो तरह की होती हैं। पहली, फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर इनको बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, या फिर इनको एब्सोल्यूट क्वांटिटीज भी कहते हैं। और दूसरी है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, आइए समझते हैं बेटा इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए एक बात समझते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। ऐसी क्वांटिटीज बच्चों जो किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर ना बनी हो, जो अपने आप में ही एब्सोल्यूट हो। जैसे मास है, तो मास किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बना। जैसे लेंथ है, तो लेंथ अपने आप में किसी दूसरी क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनी है, वो अपने आप में एब्सोल्यूट है। टाइम है, अब पूछे टाइम किससे मिलकर बना है, टाइम किसी से मिलकर नहीं बना। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी से मिलकर ना बनी हो उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जब कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी अलग क्वांटिटी से मिलकर ना बनी हो, खुद में ही एब्सोल्यूट हो, तो उसको पढ़ने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की तो आवश्यकता नहीं होगी, है नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोज क्वांटिटीज विच आर डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। यानी कि जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, अगली आती है बेटा हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़े, या फिर हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर बनी हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंड्स ऑन other quantities
या हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। अदर क्वांटिटीज़ में कोई भी क्वांटिटी आएगी, मतलब जिनको समझने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत पड़े, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अदर क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड एज, उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, सॉरी, आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे स्पीड हो गई। अब आपको पता है कि स्पीड, किसी व्यक्ति की स्पीड बताने के लिए आप कैसे बताओगे किसी की स्पीड? मान लो कोई आदमी चल रहा है, या कोई आदमी सपोज करिए मथुरा से आगरा आया और हमें उसकी स्पीड बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो जितनी डिस्टेंस चला वो डिस्टेंस नापनी पड़ेगी, जितनी देर में पहुंचा वो टाइम नापना पड़ेगा, तब जाके हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड देंगे तो हम स्पीड को बता पाएंगे। यानी कि स्पीड को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस और टाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्पीड किस पर डिपेंड करती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई। अब वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। एक्सेलरेशन हो गया, अब एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी और टाइम चाहिए। फोर्स हो गया, एटसेट्रा। ये सभी क्या कहलाती हैं बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। यानी कि हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ डिपेंडेंसी के आधार पे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या? जो नेचर को पढ़ने में हमारी हेल्प करती हैं, फिजिक्स को पढ़ने में हमारी हेल्प करती हैं, ये दो तरह की होती हैं डिपेंडेंसी के आधार पे। एक फंडामेंटल हो गई, एक डिराइव्ड हो गई। फंडामेंटल जो अपने आप में एब्सोल्यूट हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करती, और डिराइव्ड वो हो गई जो दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती हैं। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन को बेस मानूं तो फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक हो गई स्केलर क्वांटिटीज़, दूसरी हो गई वेक्टर क्वांटिटीज़। और भी कई सारे तरीके की क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में अपनी बेसिक वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम की हैं। ठीक है, पढ़ने को बहुत सारी पढ़ सकते हैं हम, न्यूमेरिकल वैल्यू वाली क्वांटिटीज़, रेशियो वाली, डायमेंशन वाली, डायमेंशनलेस वाली, तमाम तरह के कर सकते हैं, लेकिन वो समय के साथ ऑटोमेटिकली अपने आप हम सीख जाएंगे। अभी हमें इस चैप्टर में जितनी बेसिक जानकारी की आवश्यकता है हम उतना पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बेटा, स्केलर क्वांटिटीज। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं बेटा जिनको पढ़ने के लिए, जिनको समझने के लिए, या फिर जिनके साथ डील करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ which are do not depends on direction are called as scalar quantities। जैसे मास, मास डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी, एटसेट्रा, इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको
पढ़ने के लिए, समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। हो सकता है स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन हो, अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें डायरेक्शन होती है लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ते हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उन सबको स्केलर बोलते हैं। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी इसको स्केलर मानते हैं। कारण ये है कि इलेक्ट्रिक करंट में भले ही डायरेक्शन हो लेकिन ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। दूसरा, वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज बच्चों, दोज क्वांटिटीज विच आर depends on direction are called as vector quantities। ऐसी क्वांटिटीज जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, डिटेल में तो अभी एक आगे चैप्टर आएगा वेक्टर नाम का, उसमें पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए। मान लीजिए कोई गाड़ी है, एक व्यक्ति इसको 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति 10 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इस गाड़ी पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे 0। वहीं अगर इस गाड़ी पर दोनों ही लोग 10 न्यूटन का फोर्स इधर और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाएं, तो आप क्या बोलोगे कि सर इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10 और 10 20। तो देखो फोर्स की कैलकुलेशन डायरेक्शन बदलने से बदल गई। इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आई? ठीक है। तो एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी डिटेल हम वेक्टर नाम के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अभी के लिए इतना ही। एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा, सारी चीज़ आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक बेसिक आइडिया आप सभी बच्चों को लगा होगा। अगर कोई भी कमी रह गई हो बेटा लेक्चर में, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मेरी कोशिश ये है कि मैं कम से कम एक इजी लैंग्वेज में बच्चों के बेसिक्स इस ऑनलाइन माध्यम से मैं स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। ठीक है। तो हमारा बेटा जो सेकंड आर्टिकल था फिजिकल क्वांटिटीज़, वो यहाँ पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में बेटा हम शुरू करेंगे अपना थर्ड आर्टिकल, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तब तक के लिए टेक केयर।